अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी प्रोग्राम उम्मीद की किरण के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो हमारे शो में मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जो कि सदर हैं पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के, आइए हम उनसे मिलते हैं, गपशप करते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? जी फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताइएगा, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने शहर कराची में काम कब से अपना ये वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ किया और यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए ये काम कब से शुरू किया आपने और कैसे इंस्पिरेशन आई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर कराची में हमने 25-26 साल पहले पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का क़याम अमल में लाए। सही। हमने जो काम शुरू किया वो ओझा टीबी सैनिटोरियम से किया। ओझा में जो टीबी के और एमडीआर के जो पेशेंट्स होते थे, तो उस वक्त ना ही फेडरल गवर्नमेंट का कोई बजट होता था, ना सिंध गवर्नमेंट का कोई बजट होता था। सही। तो मेडिसिन के हवाले से वो परेशान रहते थे और एमडीआर के पेशेंट्स को तो आइसोलेट कर दिया जाता था। लोग वहाँ पर जाते हुए डरते थे कि उस अच्छा। ज़माने में टीबी ऐसा ना हो लग जाए। हाँ, ये तो और है। टीबी सैनिटोरियम को दूर आबादी से बनाया है इसलिए जाता था कि लोग थोड़ा सा उनसे फासले पे रहें उन पेशेंट से। लेकिन अब तो अच्छा। ये है कि काफ़ी टीबी में ट्रीटमेंट आ गया है और अब ये कि इतने ज़्यादा डॉट्स के हवाले से एक सही। ट्रीटमेंट आया है। तो हम जब जाते थे वहाँ पर तो वो जो पेशेंट्स होते थे ना, तो उनको जी। मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते थे। तो हमारे साथ बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट होते थे, तो हम जाते थे, उनकी मेडिसिन पहुँचाते थे। जो एमडीआर के पेशेंट होते थे, जो उनके अपने रिलेटिव भी उनके पास जाना पसंद नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम वहाँ जाती थी और ये कि उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करती थी और उनको जनाब क्या नाम है थोड़ा उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते थे, ताकि वो जिस तरह बीमारी से उलझे हुए होते थे और जिस तरह वो परेशान हाल होते थे, तो थोड़ा सा हमारी बातों से हम इस तरह उनको मोटिवेट करते थे कि इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता था। अच्छा। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आपकी एनजीओ बनाने का कोई ऐसा ख़ास मकसद था? जी हाँ, बात यह है कि मेरा जो ताल्लुक़ था ना, जो मेरा ब्रॉडअप था ना, जी जी। तो वो एक खुद छोटे से इलाके से था। सही। तो मैं वहाँ के मसाइल देखता था और मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ करूँ। अच्छा। लेकिन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था और मैं जॉब भी करता था, उसके सही। साथ साथ मुझे इस एनजीओ को भी लेके चलना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात यही है कि जब नीयत साफ़ होती है तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो हमने जनाब पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का क़याम अमल में लाए और आज से कोई 26 साल पहले इसका क़याम अमल में लाया गया। उसके बाद इसको सिंध गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड भी कराया गया और फिर ये एक सिलसिला चला, यानी कि मैं अकेले ही चला था, जाने में मंजिल सही। लोग आते गए, कारवां बन गया। सही। अच्छा जनाब, ये काम आपने कहाँ से शुरू किया? जी, मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि मेरा जो ब्रॉटअप था वो छोटे से एक इलाके से था, मलीर से था। जी जी। तो वहाँ पर जो है ना, हमने छोटे छोटे जो मलीर में जो हॉस्पिटल थे ना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, अच्छा। तो हमने वहाँ पर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, वो रूरल हेल्थ सेंटर थे मेमन गोट में वगैरह में, जहाँ पर पेशेंट होते थे उनको भी मेडिसिन वगैरह भी हमने सप्लाई की, यानी वहाँ तक उन तक पहुँचाई। उसके बाद फिर हम ओझा में भी हमने काम शुरू किया। तो फिर हमारे साथ साथ बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट आ गए, डोनर्स आ गए। फिर कुछ जब लोगों ने देखा जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह थे उन लोगों ने भी फिर हमारे साथ ताउन अच्छा, इनके किया। आपके रिलेटिव भी हैं इसमें? यकीनन वो उस हवाले से ये है कि मेरे साथ हेल्प करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा। देखते हैं ना कि मैं जुनून की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करता हूँ, जी जी। जुनून की हद तक। अच्छा। जी जी। तो सही बात है, जब जुनून होगा तो मंजिल आसान होगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैंने कब कहा था मुझे हसास बना दे, सही। मैंने कब कहा था मुझे हसास बना दे, मेरे खुदा मुझे कोई और सज़ा आहा, दे। वाह क्या बात है, बहुत क्या क्या कहने आपके। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये जो आपने अपनी वेलफेयर सोसाइटी शुरू की है, तो ये तो आपका बहुत कब से शुरू किया आपने? तो इसमें आपको परेशानियां भी आई होंगी, काफ़ी हर्डल्स हुए होंगे, तो क्या आपको ऐसी परेशानी आई इसमें? देखिए उस ज़माने में जो है ना, जैसे आजकल तो बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम सोशल मीडिया है, सही। हम एक छोटा सा भी काम करते हैं ना तो उसको बड़े अंदाज में भी पेश कर सकते हैं। जिस ज़माने में हम लोग काम करते थे, जो हमने काम जब शुरू किया था, जी तो जी। एक टीवी चैनल होता था पीटीवी, और इसके अलावा जनाब क्या नाम है जो चंद प्रिंट मीडिया होता था, वो भी चंद अखबारात होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है कि हम जो काम करते थे ना, तो उस वक्त उसको मीडिया में वो जाता था और वो प्रिंट भी होता था और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते थे उस अच्छा। ज़माने में। आजकल तो बहुत आसान हो गया काम करना, उस ज़माने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोगों तक अपना मैसेज कम्युनिकेट करना मुश्किल था। हाँ, तो वही आप जी बताएं ना, अप्रिसिएशन कैसे करते थे आपको उस ज़माने में?
बात ये है कि जब काम शुरू किया तो सही। लोग आते रहे और लोग मिलते रहे। फिर उस वक्त के जो लोग थे, अब मैं उनका मजीद बहुत सारे ऐसे लोग, रिनोन लोग थे जो शहर कराची में जो है ना मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे थे, वो सही। हमारे साथ आए। फिर मैंने सबसे अहम काम ये किया, जब ये ओझा के साथ साथ जो है ना, मैंने मुख्तलिफ कॉलेजेस में अच्छा अपने कैंप ऑर्गेनाइज किए। अच्छा, और वहाँ पर बच्चों के लिए ये कि फ्री ब्लड ग्रुपिंग की। बच्चों के जी लिए। हाँ, जो स्टूडेंट थे ना उनके जी लिए जी फ्री जी। ब्लड ग्रुपिंग अच्छा, की। स्टूडेंट्स के जी लिए। हाँ जी, स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पर सही। पढ़ते थे, खासतौर से मैंने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में, खातून पाकिस्तान अच्छा कॉलेज में, अच्छा। वहाँ के जो लोग पुराने हैं वो मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किए। अच्छा, उनको एडवांटेज ये था कि उनको फ्री ब्लड ग्रुपिंग हो रही थी। अच्छा, हम उनसे ये कहते थे कि बेटा आपके घरों में जो भी यूज मेडिसिन है वो आप जमा कराएं। वो मेडिसिन नहीं जो खुली हुई है, कटी हुई है, बोतल खुली हुई है, वो नहीं। अच्छा अच्छा। जो वो मेडिसिन जो आपके इस्तेमाल के बाद बच गई है और एक्सपायर नहीं हुई है, Expire बिफोर नहीं। एक्सपायरी, वो सही हमारे कैंप में जमा कराएं, ताकि हम उसको मजीद कहीं रिमोट एरियाज में या गरीब बस्तियों में जाके कैंप ऑर्गेनाइज करें और वो मेडिसिन उन तक पहुंचाएं। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ और फिर काफ़ी अरसे तक चलता रहा जी। ये। अच्छा, ये बताइएगा, गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए आपने किस तरह का सोचा काम करने के लिए और कैसे किया? मेरे जहन में पहले तो ये था कि मैं एक फ्री ड्रग बैंक बनाऊं, और अच्छा। हमने वो ड्रग बैंक बनाया भी, और मुख्तलिफ फार्मा वालों ने हमको इन शेप ऑफ मेडिसिन डोनेशन भी दिया। अच्छा। वो हमने वहाँ रखा। फिर यूज मेडिसिन कलेक्शन जो की वो हमने वहाँ रखी, और कोशिश की कि जनाब लोगों को जो डिजर्व करते हैं ना लोग, उन तक ये Deserving मेडिसिन, person। जी उन तक ये मेडिसिन तो आपको ये डिजर्विंग पर्सन कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ये डिजर्विंग पर्सन है कि इनको ये मेडिसिन हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए? जी जी। तो आप इनका कैसे देखते हैं? वो हम मुख्तलिफ, जो मैंने बताया ना आपको कि मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाता रहा। अच्छा। और जो भी जैसे खुशी के जो मौके होते थे ना, ईद पे, जी बकरीद जी। पे और 14 अगस्त पे, इन मौक़ों पे मैं वहाँ जाता था, वहाँ विज़िट करता था। इसके अलावा मैं आम दिनों में भी वहाँ जाता रहता था। तो वो जो मेडिसिन उन लोगों को ज़रूरत होती थी ना, तो वो अवेलेबल होती थी ना अगर हमारे जी पास, जी। तो हम उनको प्रोवाइड कर देते थे। अच्छा जी। अच्छा। और इसके अलावा जो मैं ओझा की जो बात कर रहा हूँ, यानी कि जो टीबी के मरीज होते थे, जी जी। उनके लिए तो वो हमारे पास फिलैंथ्रोपिस्ट होते थे, और जो मदद करते थे, फिर हम उन तक मेडिसिन पहुंचाते थे। बहुत सारे नाम है मेरे, मैं डिटेल में क्या बताऊं आपको। ठीक है। अच्छा, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो मेडिसिन ना हो तो उसका क्या आप ऑल्टरनेट करते कोशिश थे? ये करते थे कहीं से फंड अरेंज करें, अच्छा। और फिर उसके बाद वो उसको मेडिसिन प्रोवाइड करें, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। जी। अच्छा, चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, अभी आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक तो मैं आपको बताऊं कि मलीर में मेरी 15-16 साल से एक क्लिनिक काम कर रही है, जो मेरे वालिद के नाम की है, याकूब मिर्ज़ा मेमोरियल क्लिनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर। अच्छा। तो वहाँ लेडी डॉक्टर्स भी हैं। वहाँ पर हमने शुरू में तो ओपीडी शुरू की थी, बहुत 10 रुपये की पर्ची पे, कोई 16 साल पहले, ठीक है, 2004 में। अच्छा। उसके बाद वहाँ पर जनाब हमने मज़ीद सहूलतें मुहैया की। हम अब वहाँ पर जनाब क्या नाम है, ओपीडी के साथ साथ गायनी ओपीडी भी होती है, प्लस अल्ट्रासाउंड भी होता है, ईसीजी भी होती है, और छोटे मोटे प्रोसीजर भी हम कर लेते हैं वहाँ पर। अच्छा। तो उससे ये होता है कि वो जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनको एक रिलीफ मिलता है। अगर कहीं पर कोई 5,000 10,000 मांग रहा है, तो वही काम उनका 1,000-1,200 में हो जाता है। अच्छा जी। मतलब ये हाफ? जी हाँ, हाफ से भी कम, 25% में समझ लीजिए। 25%, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमती सतह से आपको कोई ऐसी मदद है? अब मैं आपको बताऊं कि जब हमने काम शुरू किया था ना, तो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, इनका डिपार्टमेंट हमको उस वक्त 5,000 रुपये सालाना। अच्छा जी, 5,000 रुपये सालाना मुझे मिले हैं। उसके बाद 10,000 भी मिले हैं, 15,000 भी। ये एक टोकन एप्रिसिएशन होता था, एक रिकग्नाइज करते थे कि आप वाकई काम कर रहे हैं और आप डिजर्व करते हैं कि आपको डोनेशन दिया जाए। क्योंकि लाजमी उस वक्त इतने फंड्स भी नहीं होते थे, और जो एनजीओ होती थी वो तकरीबन बहुत सारी होती थी, तो उसमें वो जो फंड होता था ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ये वो फंड्स आपको एज अ एप्रिसिएशन देते थे या फिर फंड के? एक्जेक्टली, वो तो काम के लिए देते थे, लेकिन 5,000 में उस वक्त कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ये कि उसको वो हमारे लिए एक ऑनर की बात होती थी कि उन्होंने हमें रिकग्नाइज किया कि जी ये लोग काम कर रहे हैं, और ये अच्छी, यानी कि गुड बुक में है, और ये एनजीओ वाकई वर्किंग में। ठीक है। अच्छा, ये एनजीओ अच्छी हैं तो इसलिए वर्किंग में। ठीक है। तो ऐसा कोई नोटिस आया है हुकूमत की तरफ से कि आपको हम आगे और अप्रिशिएट करेंगे और आगे जाके लेके? असल में हुआ ये कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरह के डोनर आते रहे, लोग साथ साथ शामिल होते रहे। अच्छा। अब उसके लिए ना बड़ी अपना पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन बहुत चाहिए होते थे। तो फिर वो हमने वो एक सिलसिला जो था वो हमने
खत्म कर दिया, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन ये दो वो दो ये दो, इसमें टाइम वेस्ट होता अच्छा, था, वो सही। थोड़ा सा अमाउंट होता था। ठीक लेकिन है। मैं ये चाहता था चलें और भी जो एनजीओस काम कर रही है उनके लिए भी अब ये फंड जाए और वो लोग भी काम करें बेहतर अंदाज में। सही। अच्छा, आपके इस काम में अवाम का कैसा हिस्सा रहा है? देखिए, अवाम का मिला जुला रद्दमल होता है। जब सही। आप काम करने निकलते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है ना, कुछ लोग आप पे क्रिटिसाइज भी करते हैं और ठीक है, कुछ लोग हाँ। अप्रिशिएट भी करते हैं। तो हमें जो है ना उन लोगों को देखना चाहिए जो हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर ये लेस अमाउंट में होते हैं प्रिसिशन वाले। एग्जैक्टली लेकिन ये कि आदमी, वही बात है ना, जज्बा हो ना, हाँ। आदमी काम करना चाहे तो इधर उधर ना देखे, बस अपने काम पे नजर रखे। पर आपने कभी उम्मीद नहीं हारी इस चीज की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूती से जमे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अपने इस काम के साथ साथ 25 साल जो आपने एनजीओ में लगाया, अपने घर की जिम्मेदारियों को कैसे आपने इसको लेके चले? आप घर घर भी एक जिम्मेदारी है बड़ी, सही। उसमें भी बहुत सारे मसले होते हैं, तो वो और बाहर को आपने किस तरह से मैनेज किया? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि इस एनजीओ के साथ साथ मैं जॉब के साथ साथ ये एनजीओ चला रहा था। जॉब भी है, जॉब भी है, एनजीओ भी एनजीओ है। भी है, घर की जिम्मेदारियां भी थी। सही सही। लेकिन बात ये है कि जब आदमी वेलफेयर के काम करता है ना, जी। आप बिलीव करें, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला आपके खुद बहुत सारे काम कर देता है। मेरे काम सही। कहीं फंसते नहीं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने एक अच्छी तालीम हासिल की और माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा करम किया। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पे करता है। ये पे तो करता बिल्कुल आपने ठीक कहा। पे जी जी, अल्लाह तो ज़रूर इनाम देता है। अच्छा, ये बेशक। बताइएगा, आप ट्रांसजेंडर पे भी काम करते हैं? जी हाँ, हमने जो है ना, जब ट्रांसजेंडर जो अब आपने देखा होगा ना, मुख्तलिफ सिग्नल्स पे मौजूद होते हैं और सही। जनाब वहाँ पर अजीब किस्म की हरकतें करते हैं, तो जी। हमने ट्रांसजेंडर पे भी काम किया। इन लोगों को बुलाया, इनके मसाइल सुने, इनके प्रॉब्लम सुने। अच्छा। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि अब ट्रांसजेंडर भी बहुत आला तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत ऐसे नाम हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की और अब वो लोग इनकी तरबियत भी कर रहे हैं। तो हमने अच्छा। एक अवेयरनेस सेशन रखा था सोशल सही। वेलफेयर डिपार्टमेंट और हमारे एनजीओ के ताउन से। अच्छा। और हमने अपना गुलशन इकबाल में जो इंस्टीट्यूट है सोशल वेलफेयर का, वहाँ पर ये किया। वहाँ पर जितने भी ट्रांसजेंडर से जो काम कर रहे हैं तो उनको बुलाया था, उनके इश्यूज़ पे बात की थी, उनके इश्यूज सॉल्व करने की भी कोशिश की थी। उनके लिए कहा था कि हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, हमने उनके लिए काम किया और जो भी हो सकता है माशरे में जो भी पॉजिटिव काम होता है ना, हमारी कोशिश होती है हम करें। तो आपका कैसे रिस्पांस रहा इस चीज़ में, जो आपने ट्रांसजेंडर का काम किया है, कैसा रिस्पांस रहा आपका? हाँ नहीं, अच्छा रहा। महदूद हद तक जी रहे या फिर ये और आगे बढ़ा है? एक्चुअली ये हमारा तो टारगेट नहीं था, हम तो पेशेंट पे काम कर रहे थे। लेकिन ठीक ये है। कि बाद वक़्त ऐसी चीज़ आ जाती है ना जिंदगी हाँ, में सामने, उसको तो भी जी चाहता देखना। है कि नहीं यार इस पे भी ज़रा देखा जाए। सही, जैसे कि सही। हम पेशेंट पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्फन्स के लिए भी मैं काम करता हूँ। अच्छा। ऑर्फन के लिए मेरा बहुत दिल चाहता है, बहुत खुश होता हूँ मैं उनके लिए काम करके। अच्छा, जी। आप ये बताइएगा कि एनजीओ और एफएटीए का जो आपका सिलसिला है, उस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। एफएटीएफ जो है ना, हमें जो ग्रे लिस्ट में शामिल है ना, तो हमें ग्रे लिस्ट से निकलना है। तो गवर्नमेंट की सतह पे एनजीओज की बड़ी छानबीन हो रही है कि जो फंडिंग अगर इनको होती है बाहर अच्छा। से, तो वो कोई दहशतगर्दी में ना इस्तेमाल हो रही हो। तो इसके लिए अब कवानीन बहुत सख्त हो गए ये हैं। तो इस है। वक्त जो है ना, एनजीओज बनाना, उसको रजिस्टर्ड कराना वो एक ह्यूज प्रॉब्लम। अच्छा। तो उसके लिए अब ये है कि वो अकाउंट, अगर चलो एनजीओ रजिस्टर्ड भी हो जाती है ना, तो उसका बैंक में अकाउंट नहीं खुलता। तो हमने इस सिलसिले में जो है ना, हम इस पे काम कर रहे हैं। ऑल एनजीओ से हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना एनजीओज को इतना काम जी, करने जी, में जी। और अकाउंट्स खुलवाने में, और ये क्योंकि ये राइट है उन एनजीओज का कि वो Exactly। अपने अकाउंट खुलवाएं, उसको मेंटेन करें। हाँ। आप जो आपके जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करें, लेकिन उनको मौका तो देना काम करने का। आप सही। अकाउंट खुलवाने के उनके लिए इजाज़त दें। आप बिलीव करेंगे इस वक्त जो परेशान है ना लोग, एनजीओज उन्होंने बना लिए, काम भी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड भी करा लिए, लेकिन उनके अकाउंट नहीं खुल रहे बैंक्स में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता, लोग चलते रहते हैं बगैर अकाउंट के, काम करते रहते हैं। ये लेकिन तो इसे बहुत ही मुश्किल काम है, बगैर अकाउंट के काम करना। मेंटेन करते हैं लोग, कोशिश करते हैं कि जो अच्छा। हाँ। लेकिन ये कि अगर ये मैं इस वक्त इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये जो आला हुकाम है, जो इनसे कंसर्ट जो लोग हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी जो प्रॉब्लम जो आ रही हैं, जो इनके रास्ते में जो चीज़ें रुकावट हैं, उसको दूर किया जाए, ताकि ये कि वो लोग इजीली काम कर सकें। और ये सबका राइट है काम करना। सही सही। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि आप अपने एनजीओज के लिए कहाँ से फंड्स जमा कर रहे हैं, कैसे हो रहा है इस फंड्स का कलेक्शन, आप इसमें हाँ, बताइएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बगैर फंड के कोई भी एनजीओ चल नहीं सकता। जी ठीक है ना। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि हमने कभी भी स्ट्रीट लोगों को कभी भी हमने कभी ये नहीं कहा कि आप हमें चंदा दे दें, 10 रुपये दे दें, 20 रुपये दे दें, हमने कभी ये नहीं कहा। हमारे पास जो अपने जो मेंबर्स हैं ना, वो
प्लस जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं वो लोग। और मेरी कोशिश होती है कि जब हम मेडिसिन वगैरह पे काम करते हैं तो इन शेप ऑफ मेडिसिन में डोनेशन मुझे मुख्तलिफ फार्मा देती हैं, मुख्तलिफ अच्छा। फार्मा देती हैं और अब तक देती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वही हम जो है ना इसको यूटिलाइज़ करते हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, जैसे अभी मैंने 25 साल सिल्वर जुबली प्रोग्राम किया, जो मेरे 25 साल मुकम्मल हो गए, सही। तो अच्छे मेरे लोग आए वहाँ पर और उन्होंने जनाब बड़ा ताउन किया और बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। अच्छा जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। चलते हैं जनाब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के जानिब। जी जनाब, आप कुछ फरमा रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो है ना पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं वेलफेयर के, और ये इन इदारों को आगे आना चाहिए और जो वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। इसके अलावा इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट ने तमाम जितने भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कुछ प्रोडक्ट कर रही हैं, जो प्रोडक्शन बना रही हैं, तो इनका एक CSR फंड होता है जिसमें ये बात रखी जाती है कि जो लोग वेलफेयर के काम कर रहे हैं, जो लोग कम्युनिटी बेस पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जनाब वाला एक फ़ंड रखा जाता है, तो वो भी हेल्प आउट करते हैं हम लोगों को CSR फंड से। जनाब सवाल ये है कि आपने कोविड में भी काम किया है, तो किस तरह का काम सर अंजाम दिया है, कुछ आप उस हवाले से रोशनी डालिए। देखिए, सबसे अहम बात थी कोविड में अवेयरनेस को क्रिएट करना था। जब यहाँ पर पहला पेशेंट डायग्नोज हुआ तो हमने यही सोचा कि पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी इस तरह के सेमिनार मुनक़िद करे कि लोगों को अवेयर हो कि किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि उस वक्त वैक्सीन तो आई नहीं थी, हमें जनाब सिर्फ एहतियात करनी थी। तो हमने एक सेमिनार रखा था गुलशन इकबाल में और उसके बाद एक मलीर में, और जितनी भी NGOs थी ना शहर कराची में जो लोग काम कर रहे थे हेल्थ के हवाले से, हमने उनको बुलाया, और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे मुख्तलिफ उन लोगों को भी बुलाया, जो इन्फेक्शन डिजीज़ पे जो काम कर रहे थे तो उनको भी हमने बुलाया। उन लोगों ने आके वहाँ पर जनाब लेक्चर भी दिए और उसको प्रैक्टिकली बताया कि हमने किस तरह हैंड वाश करना है, हमने किस तरह क्या नाम है अपना रहना है, कितने फासले से रहना है, कितना फासला रखना है, और अगर इन केस अगर किसी को घर में कोविड हो जाता है तो हमने उसके साथ किस तरह बचना है, किस तरह हमने उसको ट्रीट करना है। तो ये सारा सिलसिला रहा। इसके अलावा फिर जो कोविड में आपको पता है कि किस तरह लोग मुतासिर हुए, जो दिहाड़ीदार तबका था, जो ऐसे लोग थे, तो उनके लिए फिर राशन का इंतज़ाम, राशन ड्राइव की, लोगों तक राशन पहुंचाया, और बस ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। और मैं आपको ये बता दूं, कोविड से पहले, इससे पहले अब हेपेटाइटिस B जब आया था, हेपेटाइटिस आया था इस शहर कराची में, जब पहला पाकिस्तान में जब बल्कि पहला पेशेंट आया था और ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि भाई हेपेटाइटिस भी लोगों को हो रहा है। सन 2000 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सही। सन 2000 में हमने हेपेटाइटिस के खिलाफ सबसे पहले वॉक की थी सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से लेके एओ क्लिनिक तक हमने वॉक की। उसमें जनाब बच्चियां थी, स्टूडेंट थे, यानी कि सारे स्टूडेंट थे। हमने उनको अवेयर किया, उनको जनाब लिटरेचर दिया, और उस वक्त जनाब हमने वैक्सीनेशन कैंप लगाए। अच्छा, मैंने जब वो फार्मा वाले से कहा, मैंने कहा भाई मलीर जैसे इलाके में आपने वैक्सीनेशन कैंप लगाना है, उस वक्त वैक्सीन बड़ी महंगी होती थी, 350 एडल्ट की होती थी और बच्चों की शायद आई थिंक 250 की होती थी, सन 2000 की बात बता रहा हूं। अच्छा। तो उसने कहा यार कौन लगाएगा, इतने पैसे देके कौन लगाएगा। मैंने कहा नहीं, आप लगाएं ताकि लोगों को अवेयर तो हो ना, नील भी लगाएंगे तो अवेयरनेस तो होगी ना कि यार इस तरह की हमने वैक्सीनेशन करनी है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बताया मैं आपको कि मैंने जब फर्स्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया तो 400 अफराद ने वैक्सीनेशन कराई। अच्छा, उसका होता यह था कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, फिर उसके बाद थर्ड डोज, उसके बाद बूस्टर। ठीक है। हमने जब पहला कैंप ऑर्गेनाइज किया तो 400 पेशेंट आए। जब दूसरा कैंप ऑर्गेनाइज किया यानी कि उनके लिए सेकंड डोज के लिए तो मजीद 100-150 पेशेंट और आ गए। तो ये सिलसिला फिर एक अरसे तक चलता रहा और लोगों ने जनाब अल्लाह पे किया, लोगों ने दिया और पैसे से भी लगवाई। तो इसमें कितना ऑफ रखा था आपने? हमने तकरीबन 50% ऑफ था। उस वक्त जो है ना बड़ी महंगी वैक्सीनेशन होती थी और एक ही होती थी इंजरेक्स बी जो बेल्जियम से आती थी। बाद में तो फिर वो दूसरी और भी बहुत सारी जो पाकिस्तान में बन रही थी वो भी आ गई थी सारी वैक्सीन। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, हेपेटाइटिस में भी काम किया। अच्छा, ये आप जो अपना वेलफेयर का काम कर रहे हैं वो सिर्फ सिंध तक है या फिर और भी आप कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो फोकस है ना कराची है और कराची से जो मुल्क जो अपना रिमोट एरियाज है ना, हम उन पे भी काम करते हैं। अच्छा जी। तो किस तरह से होता है ये? मैं बताऊं ना, मैंने आपको बताया कि हमने एक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बनाई हुई है।
मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। सही है। तो वो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का काम ही यही है कि जो रिमोट एरियाज में जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे इलाके हैं ना, हमारी वो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जाती है। हमारी डॉक्टर होती है, स्टाफ होती है, मेडिसिन होती है, और बाज़ औक़ात जगह होती है तो सही स्पेस होती है तो हम अल्ट्रासाउंड मशीन भी भेज देते हैं। तो वहाँ पर जाके हम वहाँ पर उनको एकोमोडेट करते हैं। जो पेशेंट होते हैं उनको जनाब मेडिसिन भी देखते हैं, उनका चेकअप भी करते हैं, उनको ये सिलसिला चल रहा है मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। जी। तो ये अभी और भी जगह होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ रिमोट एरियाज़ के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है ऑर्फन के पास भी जाती है। जैसे कि जी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो अपना ये चल रहे हैं ना दारुल अतफार अलबनात, जो जहाँ पर बच्चियाँ रहती हैं तो, और जो यतीम बच्चे रहते हैं और बच्चियाँ रहती हैं, तो वहाँ भी हम लेके जाते हैं। हमने वहाँ भी ऑर्फन के लिए भी जी ऑर्फन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो ये कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका इसका? देखें, वो रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा था। लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे खुद खुशी होती है, यानी इतनी राहत मिलती है, इतना सुकून मिलता है ऑर्फन के लिए काम करने में। तो मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि इनके लिए, जैसे कि अभी पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत मिलके हमने जनाब 2 बच्चियों की शादी कराई। अच्छा, वो अलबनात में रहती थी। अच्छा। वो जनाब उनके लिए अच्छा सा एक रिश्ता देखा गया। फिर हमने अच्छा रिश्ता, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, रिश्ता देखने का जो सिलसिला है वो तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो ख्वातीन थी ना, जो वहाँ की इंचार्ज थी, उन्होंने देखा। हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, हमने उन बच्चियों की शादी कराई, और इस तरह का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो वो जहेज वगैरह वो कंप्लीट, वो तो ये नहीं कि समझ लीजिए कि जिक्र करने की देर थी। अच्छा। लोग खुद मैंने ही देखा आम तौर पे इन कामों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं कि आप ऑर्फन की बच्ची, अच्छा ऑर्फन बच्ची है जिसके ना माँ है ना बाप है, वो बच्ची है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दरमियान डिवोर्स हो जाती है, वो अलग हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, वो भी वहाँ आके रहते हैं, यानी माँ नहीं है, बाप था, उसने शादी कर ली, इस तरह के सारे बहुत सारे मसाइल, तो वो सब बच्चे वहाँ रहते हैं। इन सब में आपको लोगों से किस तरह की मोहब्बत मिली? नहीं, इसमें तो मोहब्बत तो बेशक मिली, लेकिन जो मैं बताता हूँ ना, जो सुकून मिलता है ना, तो वो मेरे ख्याल है कहीं नहीं मिल सकता। सही है, ठीक है। अच्छा, ये आप जेलों में भी कैंप लगाते हैं, तो उसमें आप जरा कुछ बताएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जेलों में जो हम जाते हैं ना, तो हम वहाँ पर जो है ना ब्लड कलेक्शन करते हैं। अच्छा, ठीक है, वो करते हैं हम थैलीसीमिया के बच्चों के लिए। थैलीसीमिया के बच्चों के लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। अच्छा, हाँ, उनके लिए जो है ना ब्लड कलेक्शन की, अभी पिछले दिनों हम मेरा ख्याल है कि लांडी जेल में गए थे, वहाँ पर जो कैदी थे उनको जनाब हमने उनसे ब्लड कलेक्शन की, तो उससे एक एडवांटेज उनको ये भी होता है कि उनकी सज़ा माफ़ हो जाती है, यानी एक महीने तो वो फिर और जज्बे से देते हैं। लेकिन एक जो वहाँ पर जो एक पहलू, बड़ा खतरनाक पहलू सामने आया, मैं आपको बताऊं कि जब ब्लड लेने से पहले हमारे पास एक किट थी जो हम HIV टेस्ट करते थे। HIV, एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था। बिलीव करेंगे, वहाँ पर ऐसे पेशेंट थे, 15-20 पेशेंट ऐसे भी आए जिनको HIV था, और वो आम पेशेंट के साथ, आम कैदियों के साथ रह रहे थे, ठीक है ना। तो ये भी हमें पता चला कि ये इतने पेशेंट क्या नाम HIV के हैं, तो उनको फिर आइसोलेट किया गया, यानी उनकी बीमारी को आइसोलेट किया गया, उनको सही। जी। अच्छा, तो इस तरह से हुआ। फिर इसके आगे आप किस तरह से बढ़े? जेलर है उससे आगे आप कैसे बढ़े कि उनको अलग रखना, उनके साथ? वो तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे ना, जो अपना, तो वो भी हमारे साथ होते थे कैंप में। हमने उनको बताया कि देखें जी, ये जो पेशेंट, ये जो कैदी है ना, ये HIV के पेशेंट है। तो फिर वो लाजमन वो फिर उनके अपने मामला थे, वो अपने इक़दाम करते हैं, वो उनका अलग बैरिक्स में रखते हैं उनको, फिर उनका ट्रीटमेंट भी होता है। तो ये भी ये ऐसा हुआ कि ब्लड्स लेके आप दे रहे हैं कोई और, सिर्फ उन्हीं इलाकों से हटके कहीं और भी? ज्यादातर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मैं कलेक्शन करता हूँ ब्लड। अच्छा, कोई इसकी खास वजह? वो बच्चों को हर वक्त जरूरत होती है, और अभी कोविड में तो जब पिछले दिनों ये 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी ना, लोग देने नहीं जाते थे, परेशान थे, लोग अपने मसाइल में घिरे हुए थे। तो हमने फिर ये कैंपेन चलाई थी कि जनाब मुख्तलिफ जेलों में जाके तो ये ब्लड कलेक्शन करें, तो इस सिलसिले में हमने फिर ये किया। सही। अच्छा, तो जनाब आपने मरीजों में फल और मिठाई भी बांटी, क्या था उसमें? वो तो ये समझ लें कि मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 25-26 साल से ही मेरी प्रैक्टिस है, जब से ये NGO बनी है। तो मैं ख़ास तौर से ना, मैं आपको बताऊं कि मैं TB और MDR के पेशेंट्स के पास जाता था। अच्छा। और अभी भी जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बताऊं उसकी वजह ये होती है कि पूरे पाकिस्तान से नहीं, सिंध से और बलूचिस्तान से ज़्यादातर पेशेंट जो है ना ये TB के, वो ओझा में आते थे, और बेचारे बहुत पुअर होते थे, और उनके
बहुत सारे मसाइल होते थे सही। उनके अगर कुछ टेस्ट वगैरह भी कराने होते थे ना, जब बाहर से कराने होते थे वहाँ अवेलेबल नहीं तो वही हम कराते थे। और हम उनको मिठाई और ये इसलिए ईद के मौके पर हर दूसरे दिन वहाँ लोग अच्छा, इंतजार ईद के करते मौके थे। पर आप दे ईद के मौके पर दूसरे दिन जाता था मैं, और वहाँ पर सारे सही। लोग इंतजार करते थे। जो वहाँ का अच्छा। स्टाफ होता था ना वो तो हाँ, मुझे जानता था, सही। पेशेंट बदलते रहते थे, हाँ। वो स्टाफ इंतजार करता था कि भाई आज सेकंड डे माशाल्लाह इंतखाब भाई आएंगे और इस तरह सिलसिला रखेंगे। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। बड़ा अच्छा लगता था और खुशी भी होती थी। अच्छा, आपने जनाब हेपेटाइटिस के खिलाफ वॉक जी। किया, कहाँ से कैसे शुरू हुआ, कैसे आपके जहन में आया कि ये करना चाहिए? देखिए जहन में तो ये था कि जब ये बीमारी जब इंट्रोड्यूस हुई इस तरह पाकिस्तान में, लोगों ने बताया कि जी हेपेटाइटिस आ गया और ये इसकी सिर्फ इलाज, वाहिद इलाज जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी वैक्सीनेशन का मैंने आपको हाँ, बताया ना किस जी, तरह हमने जी, वॉक जी। किया, फिर सेमिनार किए, फिर लिटरेचर वगैरह तकसीम किए लोगों के अंदर, सही, वो हो गया आपका। अवेयरनेस क्रिएट की जी। उसके बाद तो इससे आपको क्या रिस्पांस रहा लोगों के साथ? बहुत अच्छा। और कहाँ कहाँ तक आपका ये बढ़ा? हमने जो ज़्यादातर जो ऐसे एरियाज थे ना जहाँ पर नॉन अफोर्डिंग ज़्यादा होते हैं लोग, तो हमने वहाँ पर ये कैम्प ऑर्गेनाइज किए थे ताकि लोगों को एक एडवांटेज मिले कि भाई वो थोड़ा नॉमिनल चार्जेस पे वो वैक्सीनेशन करा लें। जी जनाब। अच्छा, आप इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें कि जो आपने हेल्थ फंड फेयर का जो किया है वो क्या है आपका? देखें, इस तरह के जो मेले हम इसलिए कराते थे कि हेल्थ एंड फन फेयर मेले हम कराते थे। सही है। ठीक है, ठीक है। उसमें ये कि थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी होती थी लोगों के लिए, और हेल्थ के हवाले से जैसे ब्लड चेकअप कर लिया, उनका फ्री ब्लड ग्रुपिंग कर लिया और शुगर उनकी टेस्ट कर ली, तो लोग आते थे तो ये भी उनको एडवांटेज होता था कि ये थोड़ा सा इनको रिलीफ मिलता था, ये तमाम टेस्ट वगैरह हो जाते थे। अच्छा। और वो बच्चे वगैरह के बच्चों की एक्टिविटीज हो जाती थी, इंटरटेनमेंट वगैरह हो जाते थे, मुख्तलिफ स्टॉल लगते थे, तो वहाँ पर उनको नॉमिनल चार्जेस पर चीज़ें भी मिलती थी। और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊँ कि वो वुमेंस जो कि अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकती थी, सही है। मिसाल के तौर पे जैसे औरंगी टाउन में या कोई ऐसे एरियाज में जो बेचारी अच्छे टैलेंटेड बच्चे सही हैं, है। हाँ। अच्छी चीज़ें बना रही हैं, सोशो इकोनॉमिक सेंटर देखे ना आपने, वो अच्छा। चीज़ें बना के रखते हैं, सही, तो सही। हम उनको जो है ना वहाँ पर उनको फ्री ऑफ कॉल स्टॉल देते थे कि आप अच्छा। अपनी मार्केटिंग करें, वहाँ सही। से उनको ऑर्डर मिलते थे। एक एडवांटेज ये होता था ये उनको तो वहाँ है। से ऑर्डर मिलते थे सही। और वो जनाब वाला वो सेल करके अपना रोजगार भी हासिल करती थी। तो तो ये मकसद ये भी जी, था जी, जी। कि जी लोगों को फन फेयर भी हो गया, हाँ, हाँ। रोजगार भी हो रोजगार गया, भी। सेकंड ये है कि उनको मेडिकल की थोड़ा सा सहूलत भी हो गई। सही है। अच्छा, थैलिसीमिया के बच्चों के लिए आपने किस तरह का खिदमत सर अंजाम दिया है? देखिए थैलीसीमिया सेंटर जो बने हुए हैं ना, तो मैं अभी यहाँ नाम तो उनका नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो देख रहे होंगे प्रोग्राम तो वो जानते हैं मुझे, सही। पहचान जाएंगे कि मैंने तो मुख्तलिफ कॉलेजेस में भी उनके लिए ब्लड ग्रुपिंग कैम्प ऑर्गेनाइज किए। जी जी जी, मुख्तलिफ ख़ास तौर से खातून पाकिस्तान कॉलेज में, वो जो वहाँ की जो अच्छा। प्रिंसिपल वगैरह थी, जी, और जी। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में, कराची प्रेस क्लब पे भी हमने किया था। अच्छा। जी, तो ये ब्लड कलेक्शन किया, फिर जेलों में गए, मुख्तलिफ जगहों पे गए, तो ब्लड अच्छा। कलेक्शन करके हमारा सिर्फ काम ये होता था हम उनको ब्लड कलेक्ट करके दे दें। उनके लिए यानी कि एक मुहिम चलाते थे कि अच्छा। आप जो है ना ब्लड दें, हाँ। थैलीसीमिया के बच्चों की इसकी ज़रूरत है, सही। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग देते थे और जमा कराते थे वहाँ पर। अच्छा, कोविड में आपने मास्क और सैनिटाइजर हाँ। का किस तरह का रखा? असल में ये मैं आपको बताऊं कि बड़ा अल्लाह का करम है कि मेरी एनजीओ इतना ज़्यादा काम किया इस सिलसिले में कि हमने मास्क और सैनिटाइज़र जो हमने मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जी, चौरंगियों पे जो है ना, तकसीम का, हाँ जौहर चौरंगी पे हमने किया, अच्छा। आयशा मंजिल पे किया, इसी तरह वो फोर तो के ऐसे चौरंगी तो पे किया। कोई भी आके ऐसे ले ले? नहीं, ऐसे नहीं ले ले, हम लोग उन लोगों को देते थे जिससे कि एक रिक्शे वाला आ रहा है ना, उसको अच्छा। मास्क पहनाते थे कि बेटा आप मास्क पहना के चलाओ, सही। क्योंकि आपके साथ जो है ना वो दूसरा आदमी भी सफर कर रहा है कि ऐसा हाँ। ना हो आप उससे भी बचो और अपने आप को भी आपको बचाओ। बचाओ। ठीक है, इस तरह का सही। सिलसिला होता है। तो हमने वहाँ पर जनाब तकरीबन 4-5 हज़ार लोगों को पूरे कराची में मुख्तलिफ जगहों पे कैंप मुख्तलिफ। लगा, ये अपना इस तरह की एक्टिविटी करके अच्छा। मास्क भी फराम किए हाँ, और सही। सैनिटाइजर भी। पूरे कराची में तो काम नहीं कर सकते थे ना, हज़ारों 2 करोड़ आदमी, तो उनको तो नहीं सही। मास्क बांट सकते थे। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। ये चीज़ एक जितना हो सका। अलामती हो गई कि जी हाँ। इस तरह हमने ये मास्क लगाना है। सही सही। अच्छा, राशन ड्राइव भी था आपका कोविड में, किस तरह का रहा देखिए, आपका ये? बात ये है कि जब आदमी कोई वेलफेयर के कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग पे रब्ता करते हैं। कुछ लोगों ने हमसे ये कहा कि जी जी ये फ़ंड है हमारे पास, इसका ज़कात का है, ये सदक़ात का है, या आप लीजिए, इनको जो है ना राशन आप इन तक पहुँचाएँ। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला रहा और हमने काफ़ी राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ये सिलसिला चलता रहेगा जिस तरह कोविड में किया है। अच्छा जनाब, सवाल ये है कि एंटी बैगर का जो मुहिम था वो आपने सोशल वेलफेयर के साथ किस तरह से काम शुरू किया, क्या ताउन रहा था? तो जनाब हम इसका जवाब लेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम चलते हैं अपने बकिया प्रोग्राम की तरफ। जी जनाब, आप कुछ फरमा रहे थे। हाँ, आपने जो सवाल किया था कि एंटी बैगर्स जो हमने मुहिम चलाई थी, आपको पता है कि ये जो शबरात रमज़ान में बहुत मुख्तलिफ इलाकों से जो ना बैगर्स यहाँ आ जाते हैं, यहाँ डेरे डाल लेते हैं, एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं ये लोग। एग्जैक्टली, हाँ, और कुछ तो यकीनन ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन कुछ वारदातें भी बढ़ जाती हैं यहाँ पर। हाँ, ये आपने देखा होगा रमज़ान में और इसमें। तो हमने जो है ना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक एंटी बैगर वॉक रखी और हमने उस वॉक में अपना एक कलीदी किरदार अदा किया और हमने वहाँ पर जनाब वॉक की लोगों को अवेयर किया कि ऐसे लोगों को ना दें ज़कात खैरात जो लोग यहाँ पर आके मुख्तलिफ वारदातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। सिर्फ उन लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को ज़कात और वो दें जो इसके मुस्तहिक हैं। और वो यकीनन आप अपने मोहल्ले में देखें, पड़ोस में देखें, आप देखते होंगे ना कि हर चौराहे पे आजकल तो ये हो गया, हर चौराहे पे हर थोड़ी से आगे बढ़ें तो हर फुटपाथ पे एक वो माजूर आदमी बैठा रहता है। आप ये देखें, इनको ला के कौन बिठाता है? जो खुद चल नहीं सकते ना, उनको सबको सुबह ला के वहाँ बिठाया जाता है। अच्छा। और शाम में उनको बाकायदा गाड़ी आती है, उनको लेके जाती है। तो आप अगर ये ज़कात खैरात के पैसे इनको देंगे और इनको अगर आप इनको मजबूत करेंगे तो मेरे भाई ये तो माफिया है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी शहर में। जनाब, मैं आपकी बात काट रही हूँ तो हमें मुश्किल भी तो लगता है ना कि ऐसे कैसे हम पहचाने कि कौन सही है कौन गलत है, कौन आपके इर्द गिर्द बहुत लोग होते हैं, थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत होती है। आप कोशिश करें, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो डिजर्व करते हैं, आप उन तक ये पहुंचाएं। सही। हम अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं देखते, पड़ोस में नहीं देखते, मोहल्ले में नहीं देखते, हम जाके बस अपना एक जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, एक इदारे को दे दिया। नहीं भाई, मेरे भाई आप अगर ये दे रहे हैं ना तो आप देख के दें कि ये डिजर्व भी करता है या नहीं करता है। तो ये मेरा मैसेज है लोगों को, प्लीज सदकात खैरात जरूर दें, चैरिटी जरूर करें, लेकिन उन लोगों के लिए करें जो कि डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग पर्सन हो। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि शहर में डॉक्टर किलिंग का बहुत था, तो उसके बारे में आप बताएं, वो किस तरह से आपने सॉल्व किया, क्या था? देखें, जब इस शहर कराची में डॉक्टर्स की किलिंग हो रही थी ना, सही है, डॉक्टर आया जनाब, उसने बेचारा बैठा और क्लिनिक शुरू किया, पता चला उसको आके 2 आदमी ने टारगेट करके मार के चले गए। इस तरह इस शहर में तकरीबन 84-85 डॉक्टर्स को जब मार दिया गया तो कोई एक ऐसी तवाना आवाज़ नहीं उठी कि उनकी किलिंग को रोकने के लिए आवाज़ उठाते। सही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी ने हमने इनके लिए आवाज़ उठाई, कराची प्रेस क्लब पे बच्चों को और जनाब ख्वातीन को और जो लोग थे, हमने वहाँ जाके प्रोटेस्ट किया। उसको आप बिलीव करें कि उस वक्त सन 2004-5 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। कि उस वक्त जो है ना, जितने भी अपना जो प्रिंट मीडिया था ना, जो सिंधी मीडिया भी था और जो उर्दू मीडिया भी था, सब ने जनाब हमको कवर किया। अच्छा। और नेशनल मीडिया जो था उसने भी हमें कवर किया। तो हमें काफ़ी उससे बूस्टअप भी मिला कि ये वाकई ये एनजीओ जो है ना। कैसे आपने इनवाइट किया था, उनको बताया था हमने कराची कि आप हमारी हेल्प करें? हाँ, हमने प्रेस क्लब पे अपने ये तमाम जितने मेंबरान थे उनको, जो डॉक्टर्स जिनकी किलिंग हो गई थी, उनके रिलेटिव को, उनकी बेवा को, उनके बच्चों को लेके हम गए। हमने वहाँ पर मुजाहरा किया और लोगों को इसको हाईलाइट किया कि यार इस किलिंग को रोको, डॉक्टर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं आपके इलाकों में, आपके मोहल्लों में। ये चले गए तो आप बहुत मुसीबत हो जाएगी, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएंगी कितने अगर डॉक्टर चले गए। और चले भी गए थे, बहुत सारे लोगों ने उस वक्त अपना ये सारा सेटअप वाइंड अप किया और बाहर चले गए खिदमत अंजाम, अच्छे से डॉक्टर। तो इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया। एग्जैक्टली। तो हमने प्रोटेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक तवाना आवाज़ उठाई और मैं खुश था कि चलो भाई हमने किसी ऐसे इशूज़ पे बात की जो उस वक्त कोई कर नहीं रहा था। सब लोग पॉलिटिकली थोड़ा सा सहमे हुए थे, डरे हुए थे। खैर, अच्छा जी जनाब, आप ये बताइएगा कि शजरकारी के हवाले से आपने क्या खदमात अंजाम दिए, किस तरह से इसको आप लेके चलें? देखें, आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना टेम्परेचर राइज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम शजरकारी मुहिम को ज़्यादा करें ताकि इन्वायरमेंट बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट हो सके। तो हमने जो मुख्तलिफ एनजीओ जो शजरकारी पे काम कर रही हैं, तो ख़ासतौर से मैं नाम लेना चाहूँगा अवामी राब्ता कौंसिल का, जावेद भाई का, कि हमने उनके कोलैबोरेशन से बहुत सारी जगहों पे जनाब शजरकारी की। अच्छा। और इन फ्यूचर भी हमारा प्रोग्राम ये है कि शजरकारी मुहिम को ज़्यादा आगे बढ़ाएं, क्योंकि लाजमन जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो पेशेंट भी नहीं होंगे और सारी चीज़ें होंगी। तो मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ कि आजकल आपको पता है ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है ना। जी। और उसमें जनाब शीशे भी लग रहे हैं और संगमरमर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, उससे भी टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, और ये अपना जो इस
उनको चाहिए कि इस पे एक्शन लें और कम से कम माहौल पे जो असरात, बुरे असरात पड़ रहे हैं ना, उनको उसके लिए बेहतर ये है कि हम शजरकारी मुहिम पे भी तवज्जो दें और इन चीज़ों की भी रोकथाम करें जिससे कि टेम्परेचर राइज कर रहा है, जो यहाँ पर जो अजीब सूरत हाल हो जाती है जो जून जुलाई मई में। हाँ, तो मैं ये चाहूँगा बड़ा ही उससे अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई है कि अल्लाह ताला की कोई चीज़ रायगा नहीं होती। एग्जैक्टली। दरख्त से माहौल अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन में। और फिर आपको तो पता है इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट इस पे शजरकारी मुहिम पे अपना अपना फोकस किया हुआ है और पूरी दुनिया में शजरकारी मुहिम चला रहे हैं। और गवर्नमेंट में मेरा ख्याल है कि उन्होंने काफ़ी फंड भी रखे हैं और शजरकारी भी की है, तो हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव काम करते रहें और शजरकारी भी साथ साथ लेके चलें। अच्छा जनाब, आप हमारे कोई व्यूवर्स को मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये चाहूँगा कि देखें आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्दी आदमी जनाब अपनी कोई छोटी एक्टिविटी भी करता है तो वो बूस्टअप हो जाती है। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई एनजीओ बनाई जाए, कोई काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है एनजीओ ही बनाई जाए। सही। मैं ये कहता हूँ छोटे छोटे काम भी अगर आप करेंगे ना, सपोज अगर जैसे आप रास्ते में कोई कांटा भी पड़ा हुआ है ना, वो भी हटा देते हैं ना, तो ये भी एक सोशल वर्क है। ठीक है, अगर कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है और आप बैठे हुए हैं, आप उसको सीट दे देते हैं ना, तो ये भी सोशल वर्क है। पर ऐसा कौन सोचता है? नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में आजकल तो। और मैं समझता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ये थी, सबसे बड़े तो सोशल एक्टिविस्ट आप ही थे। आपने जनाब आला जो हमको तालीमात दी हैं, तो वो सारी की सारी इसी चीज़ों में आती हैं कि लोगों का एहतराम, लोगों का अदब, लोगों की मदद करना और बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी तफरीक के सबकी हमने मदद करनी है। हाँ ये तो है, तफरीक आ जाती है कि ये नहीं ना हमने कोई अपना उसको मसलक देखना है, ना हमने उसकी कोई कौमियत देखनी है, ना हमने उसका कुछ और देखना है, हमने सबकी खिदमत करनी है। सब एक हैं, तमाम जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त फील्ड में, तमाम एनजीओ, तमाम बच्चे, नौजवान नस्ल, और मैं समझता हूँ बड़ा रुझान हो गया है, पहले जितना रुझान नहीं, क्योंकि जब मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड हुई थी ना, मैं आपको बताऊँ कि मेरा नंबर था 888। यानी 1000 भी एनजीओ इस शहर में काम नहीं करती थी। आज तो तकरीबन 8000 से भी ऊपर एनजीओज हैं। ठीक है ना? जी। तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि सोशल वेलफेयर की जो अभी पिछले दिनों जो एक्स डीजी थी शीमा आरिफ साहिबा, वो उन्होंने मेरे साथ काम किया कोविड में, सॉरी ये जब शुरू में मैंने काम किया था ना ओझा में, तो वो एमएसओ होते थे उस वक्त। जितने भी सोशल वेलफेयर के जो ऑफिसर थे ना, एमएसओ होते थे, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ना तानियात किए जाते थे। तो अब जैसे कि कोई प्रॉब्लम आती है ना पेशेंट को, तो ये लोग सॉल्व कराते थे। ये लोग वहाँ पर वो जो मैनेजमेंट होती थी ना, उससे कह के ये सॉल्व कराते थे। तो उस वक्त ये मेरे साथ काम करती थी। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो डीजी तक बनी और आज भी मेरे साथ वो काम कर रही हैं। और मेरे लिए ऑनर की बात है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मेरे कोलैबोरेशन से प्रोग्राम रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं। अच्छा, जो आप बता रहे हैं पेशेंट को जो प्रॉब्लम आती थी, वो माली लिहाज से भी, जैसे कि कोई ऐसा पेशेंट आ गया, माजूर आ गया, वो जनाब वो लाइन में लगा हुआ है, अब उसको जनाब आगे लाके उसको पहले ट्रीटमेंट दिलाना, या अगर कोई जो इमरजेंसी है एग्जैक्टली इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती थी ना, जैसे पेशेंट के लिए मेडिसिन का भी अरेंज करना, क्योंकि इन लोगों के पास एक बजट होता था, वो मेडिसिन वगैरह भी देते थे। जी जनाब, आप मैं एक शेर अक्सर पढ़ता हूँ जी कि ए दावर हश्र मुझे तेरी कसम, ये दावर हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तो मेरा नामाए अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।